बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने अभी तक पढ़ा है कि एक इंजरी हुई, उसके नतीजे में एक्यूट इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स हुआ और उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिपेयर करना, उस चीज़ को दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाना या फिर उसे एनाटॉमिकली ठीक करना। तो देखो, अब उसमें कहते हैं कि रिपेयर जो है वो दो मैकेनिज़्म से है। एक तो ये कि जब एक जगह पे इंजरी हुई, जैसे वो इसको एक्सप्लेन करता है कि ये देखें, ये एक माइल्ड सुपरफिशियल इंजरी थी, यहाँ पे स्किन की सिर्फ अपर पार्ट हुआ है, तो जिसमें ये जो नॉर्मल ये साइड वाले सेल्स थे, इन्होंने ग्रो किया, नीचे से सेल्स ने ग्रो किया और ये दोबारा से रिपेयर हो गया। तो अब इसमें जो सेल बना है, जो नई ग्रोथ हुई है, वो सेल्स बिल्कुल वैसे हैं जो यहाँ पे पहले थे, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आया है। और इसके अलावा ये कब भी मुमकिन है कि अगर यहाँ पे स्टेम सेल्स मौजूद हों, और हमें पता है स्टेम सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जिनकी एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से रीजनरेट कर सकें, ठीक है। तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये एक दूसरी फॉर्म है जिसमें स्वेयर इंजरी होती है कि नॉर्मल से ज़्यादा चीज़ डैमेज हो चुकी है। तब यहाँ पे देखो, ना सिर्फ एपिथेलियम बल्कि अंदर के कनेक्टिव टिश्यू भी डैमेज हो गया। अब जो है नॉर्मल सेल्स में इतनी एबिलिटी नहीं है या फिर वहाँ पे स्टेम सेल्स मौजूद नहीं है, तो अब क्या होगा? दूसरा मैकेनिज़्म फॉलो होगा, जिसमें क्या होगा कि ये देखो, ये जो सेल बना है ना नए, ये पिछले जैसे नहीं है और ये उनकी कमी भी पूरी नहीं कर सकते। ना यहाँ एपिथेलियल सेल्स हैं, ना ही वो वाला कनेक्टिव टिश्यू, बल्कि यहाँ फाइब्रोब्लास्ट पड़े हुए हैं। तो ये इंडिकेट करता है स्कार फॉर्मेशन, यानी कि दूसरा ये मैकेनिज़्म है जिसमें रिपेयर तो हो जाती है लेकिन उन सेल्स का नॉर्मल फंक्शन जैसा पहले था वो नहीं रह पाता, ठीक है। अब इसी की वो डिटेल बताता है। सबसे पहले रीजनरेशन से स्टार्ट करता है कि इसमें क्या हुआ। सबसे पहले जो हमारी स्किन है, हमें पता है कि उसके सेल्स ग्रो करते रहते हैं, कट जाए तो दोबारा उग जाती है, नाखून है ग्रो कर जाते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स, तो उसमें हमें पता है कि हमने जब पढ़े थे तो हमें ये विलाय वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो विलाय होते हैं उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये जो सेल होते हैं नीचे यहाँ पे, वो बड़े होते हैं और वो बाद में ऊपर आ जाते हैं। तो अगर ऊपर से सेल जो हैं ये मुतासिर हो भी जाएं तो नीचे से नए सेल्स ग्रो करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं ख़राब होता और जो है कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है। और जो सेल्स हैं जीआईटी में, हमारे इंटेस्टाइन में, वो शेड करते भी हैं तो वो जो है एनएस के ज़रिए एक बाहर निकल आते हैं। और दूसरा वो कहते हैं कुछ पैरेन्काइमल ऑर्गन्स, जैसे कि लीवर के बारे में तो पढ़ा है ना कि उसको काट भी दें, वो आधा भी काट दें तो उसका वो दोबारा ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि डैमेज्ड जो टिश्यूज़ हैं उनकी रीजनरेशन, रिस्टोरेशन, ये सब प्रोसेसेस आते हैं रीजनरेशन में। और इसकी मिसाल वो देता है कि जैसे सैलमेंडर्स हैं, ये एक लिजर्ड की टाइप होती है, या मछलियाँ हैं, इनका एक पूरा बाजू या टांग, मतलब लिम्स या अपेंडेजेस, उसको काट भी दें तो वो दोबारा ग्रो कर जाता है। जैसे स्टारफिश का एक आम काट दें तो वो दोबारा आ जाती है, राइट। और दूसरी टाइप ये थी, अभी नॉर्मल सेल्स ने दोबारा अपने आप को रिप्लेस किया, जिसे हमने जो है प्रोलिफ्रेशन कहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ दूसरी टाइप जो है कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन यानी स्कार फॉर्मेशन, यहाँ अब वो वही बात कर रहा है कि अब डैमेज तो था, वो स्वेयर हो चुका था, तो अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू जो है वो आके लगा है। अब ये नॉर्मल नहीं है लेकिन ये स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और वो आगे मिसाल देता है कि जैसे ये क्या है कि लंग्स, लीवर, किडनी और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं इनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, या फिर मायोकार्डियम की जो इस्कैमिक नेक्रोसिस है, इन सब में ही होती है। एक डेफिनेशन बताता है, ये एमसीक्यू में आ सकती है, कि अगर फाइब्रोसिस डेवलप हो एक टिश्यू स्पेस में जिसके अंदर पहले ही इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट भी पड़ा हुआ है, मतलब एक जगह पे इन्फ्लेमेशन हुई और वो जगह एक खाली स्पेस है, मतलब सेल्स आपस में नहीं जुड़े हुए, और वहाँ पे फाइब्रोसिस हो रही है, तो इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि नमोनिया जो है, ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया लंग्स का, उसने मिसाल दी है। नेक्स्ट वो कहता है कि जो अभी हमने बात की पहला वाला प्रोसीजर, ठीक है, अभी हम रीजनरेशन को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम स्कार को। तो पहले वो रीजनरेशन में कहता है कि जो प्रोलिफ्रेशन है ये ग्रोथ फैक्टर्स के नतीजे में होती है, और ये डिपेंड करते हैं किस पे, कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ठीक है, मतलब बाहर जो है मैच्योर सेल्स हैं या स्टेम सेल्स वहाँ मौजूद हैं वगैरह। तो सिग्नल्स, ग्रोथ फैक्टर्स यानी सिग्नल्स, ठीक है। तो सिग्नल्स वो कहता है कि किस
तरीके से सिग्नलिंग या कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले ये कि जो इंजर्ड टिश्यू है उसके रेमिनेंट्स वो जो हैं मतलब इर्द गिर्द वाले नॉर्मल सेल्स वो ग्रो करते हैं या वो सिग्नल देते हैं कि भाई यहाँ ज़रूरत है, यहाँ ग्रो करो। या फिर वहाँ वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स आते हैं, हमें पता है ना वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर हमने पढ़ा है, वो वहाँ पे आता है। वो कहता है भाई यहाँ तो नई ब्लड वेसल्स बनाने की ज़रूरत है, वरना वहाँ तो ना खून जाएगा ना खाना जाएगा। और तीसरा वहाँ फाइब्रोब्लास्ट भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा कहीं कोई डिफेक्ट रह गया जहाँ सेल ना जा सकते हो तो वहाँ मैं फिर फाइब्रोसिस करके स्कार बना दूंगा। और इसी एबिलिटी टू रिपेयर को वो आगे कहता है कि 3 किस्म के टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में। एक है लेबाइल टिश्यूज़, अब इसमें वही आए एपिथेलियम या इंटेस्टाइन के टिश्यूज़ जो कि ग्रो करते ही रहते हैं, गिर भी जाएं तो नए उगाते हैं। और दूसरे बोन मैरो में जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, उसमें देखो अब आरबीसीज हमें पता है कि सिर्फ 120 दिन का लाइफ साइकिल है, लेकिन उसने नया उग जाना है, ठीक है। दूसरे टाइप के होते हैं टिश्यूज़ जिन्हें स्टेबल टिश्यूज़ कहते हैं, जो अमूमन गिरते नहीं हैं और जो है नहीं उगते, उनमें नए सेल्स नहीं बनते, लेकिन कभी उसको इंजरी आए या वो अपना लॉस करे मास को तो वो फिर ग्रो करता है। और इसकी मिसाल उसने दिया है लीवर, इसके अलावा किडनी, पेंक्रियाज वगैरह भी कुछ ग्रोथ करती हैं, ठीक है, या स्मूथ मसल सेल्स। अब तीसरा वो सेल्स हैं जिसमें कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी इंजरी हो जाए, वो कभी भी ग्रो नहीं करते, इन्हें कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। और इसमें आते हैं न्यूरॉन्स, जिसकी एक दफ़ा नर्व्स कट गई तो वो कट गई, कार्डियक मसल सेल्स वो एक दफ़ा मुतासिर हो गए तो हो गए, अब यहाँ सिर्फ स्कार ही बन सकता है, नॉर्मल सेल्स दोबारा नहीं ग्रो कर सकते, ठीक है। आगे वो कहता है कि जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो कहाँ से, वो सेल्स से बनते हैं जो डैमेज के करीब हों। और इसमें मेन सोर्स जो है वो जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के दौरान मैक्रोफेजेस आए हैं ना, वो मेन सोर्स हैं। वो कहता है कि चलो यहाँ ग्रोथ कराओ, चलो शुरू हो जाओ, M2 जिसमें स्पेसिफिकली। और इसके अलावा जो एपिथेलियल और स्ट्रोमल सेल्स हैं वो भी कराते हैं। और दूसरी वो कहता है कि इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स के साथ साथ कुछ इंटेग्रिन्स भी होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन से बाइंड करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब वो जो सेल्स हैं उनके बाहर प्रोटीन्स बिखरी हुई हैं, उन प्रोटीन्स के साथ उसने आके बाइंड किया और उसने भी आगे स्टिमुलेट किया कि भाई इन सेल को प्रोलिफ्रेशन करें, यहाँ तो बड़ी ज़रूरत है, तो उससे भी होती है। नेक्स्ट वो इन्हीं बातों को थोड़ा समराइज़ करके कहता है कि अच्छा फिर मैकेनिज़म्स टिश्यू रीजनरेशन के क्या हैं। एक तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स और स्किन वगैरह में, जिसमें रेजिडुअल सेल्स जो बचे खुचे सेल्स हैं वही डिफ्रेंशिएट करके नए सेल्स बना देते हैं। और दूसरा मैकेनिज़्म है पैरेन्काइमल ऑर्गन्स का, जैसे कि लीवर, एड्रिनल, पेंक्रियाज। इसमें क्या होता है, उसने इसकी मिसाल ये दी है, इसके मैकेनिज़्म वो कहता है ट्रूली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन शायद इसमें भी ग्रोथ फैक्टर्स और ये जो इंटेग्रेंस का इंट्रैक्शन था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन से नहीं से होता है। लेकिन वो मिसाल ये देता है कि देखो अगर लीवर का तो हमें पता है कि कांटा तो उगाता है, लेकिन किडनी भी अगर एक निकाल दे ना तो हमारी दूसरी किडनी, वो कहते हैं कंपनसेटरी, उसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी सेल्स का साइज इंक्रीज, हाइपरप्लेजिया सेल्स का नंबर इंक्रीज। तो वो होती है जो मतलब इससे जो बची हुई किडनी है ना वो ही बड़ी हो जाती है और वो दोनों किडनीज के हिस्से का काम अकेली करना शुरू कर देती है। तो ये भी एक टिश्यू रीजनरेशन की उसने कहा एक मिसाल है। नेक्स्ट जो है लीवर की रीजनरेशन को वो स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करता है, क्योंकि इसमें वो कहता है कि बाकी सब में तो चलो थोड़ी बहुत रीजनरेशन होती है, इसमें तो वो कहता है अन्यवाही रीजनरेशन हो जाती है। तो वो कहता है कि पुरानी ज़माने की जो कहानियों में है उसमें वो मिथ एक कहानी है, जैसे जो प्रोमेथियस था तो उसका जो सज़ा दी गई थी उसको ये कि उसको एक उकाब आता था और वो रोज़ उसके ये जो है लीवर का हिस्सा कुछ खा जाता था और वो लीवर अगले दिन तक दोबारा ग्रो कर जाता था, तो अगले दिन आके उकाब एज अ पनिशमेंट फिर से खाता था। तो वो आगे ये रॉबिन साहब खुद कहते हैं कि इतनी भी ड्रामेटिक ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन इसके भी मैकेनिज़म्स वही हैं कि जो नॉर्मल हिपेटोसाइट्स हैं उनकी प्रोलिफ्रेशन होती है और कुछ जो प्रोजेनेटर सेल्स हैं यानी स्टेम सेल्स हैं वो भी करते हैं। तो 90% वो कहता है ये जो नॉर्मल हिपेटोसाइट्स हैं ना वही प्रोलिफ्रेट करते हैं, ठीक है। और इसका जो कहता है कि प्रोसेस कैसे होता है, साइटोकाइंस जैसे इंटरल्यूकिन 6 जो है वो करता है, या फिर हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर जो है। और दूसरा वो कहता है अच्छा अगर ये 90% तो हो गई उससे, लेकिन फिर भी कोई कमी बेशी रह जाए तो हम लीवर के पास अपने प्रोजेनिटर सेल्स भी मौजूद हैं, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, कनाल्स ऑफ हेरिंग में। और ये भी इनमें एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके नया सेल बना सकें।
अब ये दूसरी टाइप आई, ये अभी तक रीजनरेशन थी। दूसरी टाइप जिसमें हमने कहा है एनाटॉमिकली तो फंक्शन मेंटेन हुआ, एनाटॉमिकली तो उसने सपोर्ट दे दी, लेकिन वो उन सेल्स नहीं जैसा नहीं बना जिसकी वजह से स्कार कहा गया। तो कहते हैं जो स्कार है ना, ये मोहम्मद बनता है स्वेयर या क्रॉनिक डिजीजेस में, और ये एक्चुअली में उसने रीस्टोर, यहाँ पे उसने जो लाइन मेंशन की है वो देखो, उसने कहा है कि ये पैच बनाता है एक्चुअली में, ये पुराने टिश्यू को रीस्टोर नहीं करता है। मतलब ये नॉर्मल सेल्स नहीं है, बल्कि जैसे एक पैचिंग है कि अच्छा चलो बच गया था, कोई नया कपड़ा लगा के सिलाई की, वो कपड़ा पूरा हो गया, बस इस तरह से। स्टेप्स, सबसे पहले देखो जहाँ भी स्कार बनना है, जैसे भी हम इंजरी में कहते हैं कि मिनट्स के अंदर वहाँ क्या बनता है, प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं और एक हीमोस्टैटिक प्लग बन गया ताकि यहाँ से अब मज़ीद खून ना आए। दूसरी चीज़ शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फ़ौरन ही एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी और उसके नतीजे में वहाँ क्या होगा, कम्प्लीमेंट्स आएंगे, साइटोकाइंस आएंगे और जो है कीमोटैक्टिक एजेंट्स न्यूट्रोफिल को वहाँ लेके जाएंगे ताकि वो इन्फेक्शन का सोर्स वहाँ से ख़त्म करें, मोनोसाइट्स आएंगे। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये 6 से 48 आवर्स के दरमियान में हो रहा है, मतलब 2 दिन के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। और आगे वो कहते हैं फिर मैक्रोफेजेस आएंगे क्रॉनिक रिस्पॉन्स में। वो भी क्या हुआ, जो M1 है उन्होंने तो प्रॉम्प्ट एक्शन किया और M2 ने आगे फिर प्रोलिफ्रेशन और रिपेयर करानी थी। और उसके बाद जो अगला प्रोसेस है जो अगले 10 दिन चलता है, पहले 2 दिन वो हुआ था इन्फ्लेमेशन, अगले 10 दिन सेल्स की प्रोलिफ्रेशन होती है जिसमें सेल्स आते हैं और उसको ग्रो करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, एपिथेलियल सेल्स आए। एपिथेलियल मतलब स्किन वाले सेल्स ना, सबसे अपर आउटर लेयर जिसे कहते हैं, उसने आया और उसने कहा अच्छा भाई वाउंड को कवर करने का काम तो मेरा। दूसरे वहाँ पे अब क्या ज़रूरत है कि अब वाउंड हुआ है तो वहाँ ब्लड सप्लाई वेसल्स नहीं बनने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स आए और दूसरे वेस्कुलर सेल्स आए और उन्होंने वहाँ आके एंजियोजेनेसिस यानी कि ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन कराई। फिर फाइब्रोब्लास्ट आए जो तीसरे थे, उन्होंने कहा अच्छा भाई वैसे तो तुम लोग ग्रो कर रहे हो, लेकिन ये जो दरमियान की तुम लोगों की सारी जगह बची हैं तो वहाँ पे मैंने स्कार बनाना है, वो आ गए। तो चौथे में वो कहता है कि जो कम्बिनेशन है सारा का, कि फाइब्रोब्लास्ट भी आए हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू वहाँ बन रहा है, नई एंजियोजेनेसिस यानी एंडोथीलियल सेल्स है जो नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, इसे कहते हैं ग्रैनुलेशन। ये पिंक सॉफ्ट कलर का ग्रैनुलर अपीयरेंस है जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। देखो सबसे पहले तो उसने कहा ये देखो फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये प्लेटलेट प्लग, ये सारा कुछ आए, और उसके बाद ये जिसमें क्या है कि नई ब्लड वेसल भी बन रही हैं, मैक्रोफेजेस भी आ रहे हैं, ये देखो ये सारी हैं नई ब्लड वेसल्स। साथ में यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के ये मैक्रोफेजेस वगैरह मौजूद होंगे सारे, ठीक है। साथ में वो कहता है कि जो ऊपर से सेल्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं और जो है फाइब्रोब्लास्ट वगैरह वो भी इकट्ठे हो गए हैं। तो ये जो सारा एक प्रोसीजर है जिससे ये रेड कलर की अपीयरेंस आई है, इसे ग्रैनुलेशन टिश्यू कहते हैं। और आगे वो एक MCQ में ये भी कहेगा कि इसे प्राउड टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये वॉन्ड्स को हील करता है टिश्यू को। अब ये देखो एंड पे उसने रिपेयर किया और ये कोलेजन एक स्कार बन गया है जिसमें नीचे जो है वो सेल्स नहीं बने हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं बेसिकली, लेकिन इसके अलावा एपिथेलियम भी मौजूद है। नेक्स्ट वो रीमॉडलिंग कहता है कि ये रिपेयर तो हो जाती है लेकिन उसको रीमॉडल करके बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, क्योंकि हमें पता है, हमने स्कार कभी देखा हो, किसी को चोट लगी हो तो वहाँ से सारी स्किन एक जगह पे इकट्ठी हुई होती है जिससे वो बड़ी अजीब सी अपीयरेंस आई होती है, लेकिन उसको दोबारा से नॉर्मल होने में वो कहता है मंथ्स या ईयर्स भी लग सकते हैं। अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लें कि हीलिंग फर्स्ट इंटेंशन से हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, ये देखो ये 2 एपिथेलियम जो हैं वो सेपरेट हो गई थी, उन्हें किसी ने छुरी से काटा, तो एंड पे क्या हुआ कि बिल्कुल नॉर्मल जैसी वो आपस में एपिथेलिया आई और जुड़ गई और जिससे नॉर्मल हो गई। लेकिन ये प्राइमरी रिपेयर है कि एपिथेलिया खुद ही साथ जुड़ी हैं, रीजनरेट किए हैं और थोड़े से स्कार के साथ उन्होंने नॉर्मल स्किन बना दिया है। ये सेकेंडरी हीलिंग है जिसमें बहुत बड़ा वाउंड है। अब एपिथेलियम इतनी ज़्यादा ग्रो करके नहीं आ सकती, तो वो क्या करेगी, कुछ तो ग्रो करेगी लेकिन दरमियान में फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू आएंगे और उसकी वजह से रिपेयर होगी स्कार बना के। तो दिस इज़ सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग। वो आगे ही बात करते हैं कि अब देखो अच्छा चलो ये सब सेल्स तो आए, इन्होंने आके काम शुरू किया, तो अब अंदर ब्लड वेसल्स के बनाने को एंजियोजेनेसिस कहेंगे। वो किस तरह होगा कि उसमें सबसे पहले आए वेजोडाइलेशन करवाई, किसने, नाइट्रिक ऑक्साइड सेल्स ने, और इसके अलावा परमिएबिलिटी इंक्रीज कराई वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स ने। यहाँ पे देखो सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड आया,
उसने वेजोडाइलेशन कराई। फिर उसके बाद वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स आए, उसने कहा भाई परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करो, यहाँ से बड़ा फ्लूइड लीकेज वगैरह की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है तीसरे प्रोसेस में वो कहता है ये देखो जो पेरिसाइट्स है ना, मतलब ये सेल्स अपनी नॉर्मल स्पेस से थोड़े सेपरेट हो गए हैं और इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो भी डिग्रेड कर गई है। ये किस वजह से हुआ है? वो इस वजह से हुआ है कि यहाँ पे देखो ये हमें स्पेस चाहिए क्योंकि यहाँ पे नई ब्लड वेसल ने उगना है, वहाँ सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। और फिर वो आगे इस जगह पे एक पॉइंट है, देखो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के साथ उसने कहा ये नोच सिग्नल है, ये एक टिप है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेल्स ने आके इकट्ठे होना है और ग्रो करना है। तो अब हम इन्हीं स्टेप्स को पीछे से दोबारा देखते चलते हैं। सबसे पहले वेजोडाइलेशन हुई, उसके बाद परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई बाय वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, तीसरे में बेसमेंट मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन हुई और फिर चौथे में वो कहता है अब यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स आना शुरू होंगे, जो हमने वो मेन पॉइंट का है ना टिप। और वो कहता है कि जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो जस्ट बिहाइंड द टिप होंगे, मतलब वो माइग्रेशन सेल्स के पीछे। एंडोथेलियल सेल्स क्या होते हैं? वेस्कुलर एंडोथेलियम अंदर की लेयर को बनाते हैं। अब इन सेल्स ने बन तो गए, इन्हें मॉडल करके इनकी एक शेप दे के वहाँ पे कैपिलरी ट्यूब्स बनेगी और फिर वहाँ पे पेरी एंडोथेलियल सेल्स मतलब पेरीसाइट्स भी आ जाएंगे, मतलब एंडोथेलियल सेल्स के साथ वाले भी आ जाएंगे ताकि एक मैच्योर ब्लड वेसल बन जाए। और अब जो है वो दोबारा से नई बेसमेंट मेम्ब्रेन बन जाएगी ताकि वो एक स्मूथ एक नई अपीयरेंस आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट ग्रोथ फैक्टर्स में एक उसने कहा कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर है और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है। बेसिकली इनके नाम याद कर लो, डिटेल्स में जो है आपने वो मीडिएटर्स में कर लिए हैं। नॉच सिग्नलिंग हमने जैसे भी बात की कि जहाँ पे ये देखो ये वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं, वहाँ पे एक नोच बनती है जहाँ से नई स्प्राउटिंग होनी है नई वेसल्स की, उसे नॉच सिग्नलिंग कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं, उनके साथ भी हमने कई इंटेग्रेंट्स हैं, वो भी कहते हैं कि ये अच्छा यहाँ पे ग्रोथ कराओ। और साथ में कुछ एंजाइम्स जिसका उसने नाम दिया है MMPs, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस। ये क्या करते हैं कि इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ वेसल बनानी है, तो उन सबको डिग्रेड करके ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वो बोला उसने कि अब यहाँ पे क्या है कि वहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स डिपॉजिट हुई, फाइब्रोब्लास्ट इधर माइग्रेट करके आए, साथ में मायोफाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट करके आए जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करानी है और एक अच्छा सा स्कार बनाना है। और ये थोड़ी पुरानी बातें हैं वही कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एक साइटोकाइन है जिसकी ज़रूरत नहीं है। एट द एंड जब ये सारा कुछ स्कार वगैरह बन गया है तो अब उसने क्या करना है, उसकी रीमॉडलिंग करनी है। मतलब जो स्कार पहले बना है वो वैसे का नहीं है जैसा हमें चाहिए, तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, हमारी स्किन इतनी उभरी हुई ना लगे, ठीक है। तो उसमें वो कहता है कि शुरू में जो स्कार बना था उसमें टाइप 3 कोलेजन था और अब वो आके ये इधर लिखा हुआ है और उसने रिप्लेस हो जाना है बाय टाइप 1 कोलेजन से। और ये मेन कोलेजन है जो कि एक मैच्योर जो है हमारा स्कार उसमें होता है। और वो कहता है कि इसे 70 to 80% ऑफ द नॉर्मल स्किन जो है उतनी स्ट्रेंथ मिल जाती है 3 महीने के अंदर अंदर। और यहाँ पे वो दोबारा उसने उन्हीं सारे एंजाइम्स की एक लिस्ट बना दी है कि मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस हैं, इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस और ये दूसरे सारे एजेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ग्रेनुलेशन की यहाँ वो डेफिनेशन करते हैं, वैसे पहले कर चुके हैं कि एक तो फाइब्रोब्लास्ट आएंगे, दूसरा जो नई ब्लड वेसल्स वहाँ पे बनी है और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स जिनमें माइक्रोफेजेस आते हैं, इन सब का कम्बिनेशन को कहते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू। और स्कार या फाइब्रोसिस एक ही चीज़ है कि जिसमें फाइब्रोब्लास्ट की जो है एक्यूमुलेशन होती है। वो कहता है ये नीचे फिगर दिखा के कि ये देखो ये है एक ग्रेनुलेशन टिश्यू जिसमें ये देखो ये ब्लड वेसल्स हैं, साथ में यहाँ पे ये फूला हुआ है क्योंकि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है ना, खाली जगह लग रही है, मतलब यहाँ एडीमा ज़्यादा है और लूज़ जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। और ये इसी वाला जब ये मैच्योर हो गया स्कार तो उसको ट्राइकोम स्टेन से उसने देखा है। ट्राइकोम स्टेन में वो कहता है कि जो रेड सेल्स हैं वो ऑरेंज नज़र आते हैं, मसल्स रेड नज़र आते हैं और कोलेजन जो है वो ब्लू नज़र आता है। खैर इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। एंड पे ये आपका एक शॉर्ट ऐसे क्यों आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रिपेयर है उसको
इम्पेयर करते हैं, मतलब होने नहीं देते। तो खुद सोचो, अगर आपको कहीं चोट लगी है और उस पर इन्फेक्शन हो जाती है तो वो नहीं रिपेयर कर सकती, या उस पर खून नहीं जाता, या उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलती, वो नहीं रिपेयर करेगी। या फिर इन्फेक्शन होती है इस वजह से क्योंकि आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, यानी आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों में इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें चोट लगती है तो वो वाउंड जो है वो हील ही नहीं करता। अब मैकेनिकल फैक्टर्स जैसे कि यहाँ चोट लगी है लेकिन आप उसी से काम करते रहो बाजू से, जिससे उस पर इतना खिंचाव पड़े कि वो हील ही ना कर सके। या फॉरेन बॉडीज़ कि वो जैसे अक्सर धमाके होते हैं ना, तो उसमें जो बॉम्ब के पीसेस जहाँ वाउंड्स में रह जाते हैं वो वाउंड कभी हील नहीं करता जब तक उसे ढूंढ के निकाला ना जाए। और एंड पे कि इंजरी किस जगह पे है और कितने एक्सटेंट पे है, कितनी ज़्यादा है। और वो डिफेक्ट्स इन हीलिंग की बात करता है कि जैसे कि वीनस लेग अल्सर्स, जैसे वीनस हाइपरटेंशन होती है, वीनस ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है जैसे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, तो ये हील नहीं करते। आर्टीरियल अल्सर्स जैसे डायबिटिक्स में, इनकी जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं उनमें एथरोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है, तो उसकी वजह से जो अल्सर बनते हैं। अब आर्टीरियल और वीनस अल्सर में डिफरेंस यही होता है अमूमन कि आर्टीरियल में दर्द होती है, वीनस में नहीं होती। प्रेशर सोर्स ये उन जगहों पे बनते हैं जो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे पाँव के नीचे, इस तरह की जगहों पे। और डायबिटिक जो अल्सर्स होते हैं ये हमेशा टांगों में होते हैं। इसमें क्या है कि माइक्रो एंजियोपैथी मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स की डिजीज़ होती है और वो जो है हील नहीं करती है। आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, स्कारिंग जो है अगर एग्जेस हो जाए, मतलब वो स्कार जितना बनना था उससे ज़्यादा बन जाए, तो उसकी दो उसने कही हैं। एक उसने कहा है कि जब एग्जेसिव अमाउंट ऑफ कोलेजन इकट्ठा हो जाए लेकिन वो उतनी ही लिमिट में जितनी जगह पे वो वाउंड था, तो उसे कहते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार। अगर वो इतना ज़्यादा बढ़े कि वो वाउंड की जो बाउंड्रीज हैं उससे भी बाहर निकल आए तो उसको कहते हैं कीलॉइड। और ये चीज़ उसने यहाँ पे शो की है, ये देखो, ये जो है ना, ये ए वाला ये हाइपरट्रोफिक स्कार है और ये बी वाला कीलोइड स्कार है। तो हमारा जो है ना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बाकी वही चीज़ें इसमें रिपीट हुई हुई हैं। एंड पे जो हमारे मीडिएटर्स रह गए थे ना इन्फ्लेमेशन के, उसमें देखो सिर्फ टेबल करना है। ये पहला टेबल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी सारी चीज़ें ना आपके टेबल 3.8 में बताई हुई हैं। तो देखो शुरू में उसने वही सारे पॉइंट्स के, वेजोडाइलेशन होती है, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, और उसके बाद जो बाहर ल्यूकोसाइट्स निकले उनको कीमोटैक्सिस लेके जाती है। तो इनके फैक्टर्स जो हैं एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो आपने इसको तैयार करना है। और दूसरे जो हैं ये वाले जो सेल्स होते हैं रैकिडोनिक एसिड, ये हमने फार्मा में भी पढ़ा है जिसमें अस्थमा के ट्रीटमेंट में, कि जो ल्यूकोट्राइन्स हैं, अब इसका भी पूरा आप ये डायग्राम ना करें, सिर्फ ये जो एंड पे टेबल है ना इसको कर लेंगे। तो वेजोडाइलेशन में कौन से हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन आई, ई, डी। और जो वेजोकंस्ट्रिक्शन है उसमें कौन है, एक तो थ्रम्बोक्सिन A2 और ल्यूकोट्राइन CDE। ये टेबल आपको तैयार करना पड़ेगा। और एट द एंड ये जो साइटोकाइंस हैं इनकी सिर्फ लिस्ट के कौन से साइटोकाइंस हैं, TNF, इंटरल्यूकिन 1, 6, इंटरल्यूकिन 17 वगैरह, इनकी सिर्फ लिस्ट करनी है। और ये जो है ना एक डायग्राम आखिरी है, इसको समझने में टाइम लग सकता है। वो कहता है कि जब भी कोई माइक्रोब की इंजरी हो या फिर कोई एंटीबॉडी की वजह से कोई इन्फेक्शन, वो जो पाथवे है, या मैनोज बाइटिंग, कोई भी तरीका हो जिससे एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हों, तो इसमें क्या है, जो C3b है ना कंप्लीमेंट सिस्टम, उसमें उसकी ब्रेकडाउन होती है C3b की। और इसके नतीजे में 3 सिस्टम आते हैं, या तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, दूसरा उस वहाँ पे साइटोसिस का रिस्पॉन्स होगा कि वो उसको खा ले, और तीसरा है कि मैक यानी उस माइक्रोब को तोड़ने के लिए वहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनेगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।